वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक से चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट काफ़ी लंबा चैप्टर है और इसमें काफ़ी सब टॉपिक होने की वजह से ये मैंने कई पार्ट में आपको प्रोवाइड कराया है, जो कि आप प्रत्येक लेक्चर को देखे होंगे। यदि आप प्रत्येक लेक्चर को नहीं देखें, यदि आप नए हैं इस चैनल पर, तो मैं आपको नीचे प्लेलिस्ट में आपका प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा। उस लिंक के माध्यम से आप जाएँ, प्लेलिस्ट में प्रत्येक चैप्टर को, प्रत्येक पार्ट को आप देखें। उसके बाद इस पार्ट को देखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं आप पूरा लेक्चर देखे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। आइए देखते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का फाइनल पार्ट। इसके बाद से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, उसके साथ साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और उसके साथ साथ सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में, पिछले साल का बोर्ड एग्जाम में या जितने भी बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको कराऊंगा। उम्मीद करते हैं मेरे पढ़ाए गए प्रत्येक नोट्स में, जितना पार्ट मैं आपको प्रोवाइड कराया हूँ और आप उसके यदि 60 नोट्स बनाए होंगे, तो जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, डेफिनेटली आप उस मेरे प्रोवाइड किए गए जो शॉर्ट नोट्स हैं उससे आपको 99 या 100% आपको हेल्प मिलेगा और आप 100% आप उसे कर ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप अच्छे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोजन। इसके प्रीवियस लेक्चर में यदि आप नहीं देखें तो जाए देखिए, प्लेलिस्ट मैंने आपको दे दिया है लिंक। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है जो सॉइल इरोजन के हमने नेचुरल फैक्टर देख लिया था, जो प्रकृति द्वारा मिट्टी को काटा जाता है, उस फैक्टर को हमने वाइंड और वाटर के फैक्टर को हमने स्टडी कर लिया था। आज हम ह्यूमन एक फैक्टर है मिट्टी को काटने में, यानी सॉइल एरोजन मीन्स होता है मृदा अपरदन, मिट्टी का कटना, मिट्टी का बह जाना। उसमें ह्यूमन का जो फैक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी नेचुरल फैक्टर से ज़्यादा ह्यूमन फैक्टर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, सॉइल एरोजन के लिए। तो आज हम देखेंगे ह्यूमन फैक्टर आखिर कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से क्षेत्र में ह्यूमन फैक्टर सॉइल एरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। आइए देखते हैं गाइस। मैन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। इंसान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है मिट्टी के काटने में, मिट्टी को काटने में, मृदा का अपरदित करने में इंसान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इससे पहले हमने नेचुरल कारक, प्राकृतिक कारक में देख लिया, वाइंड और वाटर के माध्यम से होने वाले सॉइल इरोजन। आज हम ह्यूमन फैक्टर के बारे में देख रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द सॉइल इरोजन के लिए। ठीक है, तो क्या है पहला, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं लिखा हूँ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब वनोन्मूलन, वनोन्मूलन यानी वन का उन्मूलन करना, वन का उन्मूलन यानी पेड़ को काटना, यानी जंगलों को काटना। यानी इंसान ही है जो पेड़ को काट रहा है, जंगलों को काट रहा है, वरना जानवर क्यों, जानवर की कौन सी आवश्यकता हो गई? जो वाइल्ड लाइफ, जो एनिमल्स है, जो जंगली जानवर है, वो पेड़ पौधे क्यों काटेंगे? तो सबसे ज़्यादा कोई सॉइल इरोजन का सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कोई कारक है जो इंसान है, वो है डिफॉरेस्टेशन। वनों को काट रहा है, तेजी से काट रहा है। वनों को तेजी से क्यों काट रहा है? क्योंकि आप जानते हैं गाइस, पॉपुलेशन रुकी नहीं है, पॉपुलेशन काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। हमारी पॉपुलेशन 1947 में अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ के आसपास थी, आज हम 140 करोड़ 135 करोड़ के अप्रॉक्स में हो गए हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है। जब शहरीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो इन सारे लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप जानते हैं पेड़ पौधे पर हम लोग निर्भर हैं। तो इन सारे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं खेती की आवश्यकता होगी। जो आपका जो प्राइमरी जो सेक्टर है, खेती की आवश्यकता होगी। और खेती कहाँ होगा? यदि जंगल है तो जंगल को आप काटेंगे, वहाँ पे आप खेत बनाएंगे, फील्ड बनाएंगे, कल्टीवेशन लायक आप मिट्टी, वहाँ के एरिया को, लैंड एरिया को करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे? डिफॉरेस्टेशन काटेंगे। और आप गाइस जानते हैं यदि आप पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ के जो रूट्स होते हैं मिट्टी को, नोड्यूल्स को पकड़ के बांध के रखे रहते हैं, तो जिससे बारिश आती है, हवा आता है या बड़े बड़े तूफान आते हैं, तो मिट्टी वहाँ से उड़ के नहीं जा पाती है। लेकिन जैसे ही हम पेड़ को काट देते हैं, जो उसके रूट्स होते हैं, नोड्यूल्स को छोड़ देते हैं, नोड्यूल्स काफ़ी ढीला हो जाते हैं, मिट्टी काफ़ी ढीली हो जाती है, और जब आंधी और हवा और बारिश आता है तो मिट्टी, जड़ वाले पार्ट की मिट्टी बह जाती है और इस प्रकार सॉइल इरोजन हो जाता है। तो क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं खेती के लिए, और उसके साथ साथ पेड़ से जो काटी हुई चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री के काम में आ रही है। आप जानते हैं कागज़ उद्योग में कागज़ जो बनते हैं, हम जिस पे आप लिखते हैं, हम लिखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पेड़ों से बना है। तो तेजी से वो कट रहा है क्योंकि इंसान बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें जिम्मेदार कारक है डिफॉरेस्टेशन के। ठीक है, द प्रेशर ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग। कह रहा है जो फॉरेस्ट जो रिसोर्स है, एक प्रकार का जंगल, एक प्रकार का संसाधन है, उस संसाधन पे दबाव डे बाय डे, एवरी डे, डे बाय डे, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन
जंगल जो एक संसाधन है, जो पेड़ पौधे एक संसाधन है, उस पर प्रेशर, उस पर दबाव बढ़ते जा रहा है। क्यों दबाव बढ़ते जा रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। ठीक है, कटिंग ऑफ द ट्री आप जानते हैं लेड टू द सॉइल इरोजन, पेड़ काटने से मृदा अपरदन होता है। कैसे होता है मैंने बता दिया। और किस जगह पे मोस्टली डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्टों में क्या हो रहे हैं, तेजी से पेड़ को काटे जा रहे हैं। तो ये है सॉइल इरोजन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, डिफॉरेस्टेशन, जो ह्यूमन के द्वारा किया जा रहा है। अब दूसरा ह्यूमन के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मिट्टी को प्रभावित कर रही है, जो मिट्टी को काट रही है, जो सॉइल को इरोजन हो रहा है, सॉइल का इरोजन हो रहा है, दूसरा है ओवर ग्रेजिंग। स्टूडेंट्स आप जानते हैं जंगल होते हैं और जंगल के साथ साथ ग्रासलैंड होते हैं। जंगल होते हैं, जंगल मतलब पेड़ पौधे ऊंचे ऊंचे होते हैं, वहाँ भी पत्तियां गिरी होती हैं। और दूसरा होता है घास का मैदान। तो घास के मैदान में ही आप जानवरों को ले जाते हैं चराने, घास के मैदान में ही आप जानवरों को चराने ले जाते हैं। ये फोडर फॉर एनिमल्स, मतलब ये घास के मैदान जो ग्रासलैंड होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं, ये क्या खाद्यान्न होते हैं। किनके लिए? जानवरों के लिए ये बहुत बड़े खाद्यान्न के सोर्स हैं, ग्रासलैंड, घास के मैदान और जंगल। अब बताइए जानवर जब जाएगा उसको तेजी से खाएगा, जितने तेजी से जानवर उस घास के मैदान को खाएगा या उस घास को खाएगा, तो घास वहाँ से क्या होगी, वहाँ से कम होगी, घासों की संख्या, घासों की मात्रा कम होगी। जब कम होगी या जब घास को जब वो नीचे से नोच के खाएगा, तो फिर से वही घास के जो रूट्स होते हैं जो मिट्टी को पकड़े होते हैं, फिर मिट्टी के जो सॉइल के जो न्यूड्यूल्स है तो ढीले हो जाएंगे, फिर बारिश आएगी तो मिट्टी बह के दह के पानी के माध्यम से ब्लो आउट हो जाएगी, बह जाएगी और इस प्रकार सॉइल इरोजन होगा। क्यों? रेनी सीजन में आप जानते हैं स्टूडेंट्स, रेनी सीजन में जब बरसात का मौसम आता है तो तेजी से घास बढ़ने लगता है, तेजी से घास बढ़ता है, तो उस समय तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब सूखे का मौसम आता है तो आपका ये जो ग्रासलैंड वाला एरिया तेजी से घटने लगता है। जब तेजी से घटता है, लेकिन पशुओं को तो डिमांड उतने पर रहता है, डिमांड तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये ड्राई सीजन में ये ग्रासलैंड घटते जा रहा है, तो तेजी से लोग पशुओं को अधिक से अधिक वहाँ पे ग्रासलैंड वाली भूमि खोजते हैं, वहाँ से चारा काट के ला के खिलाते हैं, घास ला के खिला के काटते हैं, और जहाँ से काट के लाते हैं वहाँ की मिट्टी इरोजित होती है, अपरदन होता है, मिट्टी का अपरदन हो जाता है। ठीक है, लूज स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, मिट्टी का स्ट्रक्चर काफी लूज हो जाता है और वास्ट अवे, और वो बह के चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पानी के रास्ते, नदी में, नालों में चली जाती है। खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पहाड़ी साइड में, हिल वाला साइड में खासकर और तेजी से हो रहा है। ठीक है, मिट्टी का अपरदन। ठीक है, इंसान डिफॉरेस्टेशन आपने देखा, ओवर ग्रेजिंग देखा। तीसरा है फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। आप जानते हैं सारे किसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ अनएजुकेटेड भी किसान होते हैं, कुछ नहीं, हमको लग रहा है 60+% जो किसान हमारे भारत देश में वो अनएजुकेटेड है, अज्ञानी है, यानी अशिक्षित हैं, और उन्हें प्रॉपर वे में खेती कैसे की जाती है, एक बैलेंस तरीके से खेती कैसे की जाती है, उनको नहीं मालूम है। और जब बताइए प्रॉपर वे में खेती नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है जो मिट्टी आपको 5 साल 10 साल जो उपजाऊ रहनी चाहिए, वो आप 2 साल में आप उसको उपजाऊपन को खो दे रहे हैं। तो क्या इससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है? ऑफकोर्स हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और मूर्खता भरी चीजें हमारे देश में हो रही है। उस मूर्खता भरी चीजों को देख लेते हैं। क्या है फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर में? प्लॉमिंग फील्ड्स अलोंग द स्लोप। आप जानते हैं जो पहाड़ी रीजन में जो लोग रहते हैं, पहाड़ी रीजन में ढलान होता है, स्लोप होता है, और स्लोप पे खेती करना काफी कठिन कार्य हो जाता है। तो वहाँ पे लोग खेती करते हैं स्लोप पे, तो बिना कोई रुकावट के वहाँ पे खेती करते हैं। तब जानते हैं जब बारिश आएगा, मिट्टी का पानी, जब उस मिट्टी पे बहेगी तो उस मिट्टी को बहा के लेके जाएगी, एंड मैक्स इट इजियर, उसको आसानी से बहा के ले जाएगी रनिंग वाटर अपने साथ बहते हुए, और इस प्रकार कभी कभी हवा भी उसको बहा के ले जाएगी, और इस प्रकार मिट्टी का इरोजन होगा। कहने का मतलब मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा मान लीजिए समतल मैदान है, प्लेन एरिया है, यहाँ पे आप काट के कर रहे हैं, तो पानी यहाँ से आएगी तो जाहिर सी बात इसको बहा के ले जाएगी, सॉइल इरोजन होगा ही होगा। ठीक है, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, नॉर्थ ईस्ट, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये जो एरिया है इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन। क्या? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। आप कहेंगे सर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्ट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, एग्रीकल्चर मतलब खेती। नॉर्थ ईस्ट में आज भी कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे अपने ध्यान को केंद्रित किए हुए हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? वो लोग क्या करेंगे, एक जगह के जंगल को काट देंगे, उस जंगल में आग लगा के काट के गिरा देंगे, उसमें आग लगा देंगे, पूरा जंगल वहाँ पे जल जाएगा, और उसकी राख जो होगी, राख से उसकी मिट्टी काफी उपजाऊ हो जाएगी, और 2 साल 3 साल वहाँ पे खेती करेंगे। अब फिर जो मिट्टी अनउपजाऊ हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, तो उसको छोड़ के फिर दूसरे जगह का पेड़ पौधे को काट देंगे और वहाँ पे आग लगा देंगे। वो जब जल जाएगा फिर वहाँ पे खेती करेंगे, फिर 2 साल 3 साल बाद वो अनउपजाऊ हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ते जाएंगे। अब तेजी से जब ऐसे भाई आप करोगे तो जाहिर सी बात है डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ आप काटते जा रहे हैं। जब पेड़ काटेंगे तो आप वही
उसके रूट्स उसके नोड्यूल्स को छोड़ देंगे और पहाड़ी इलाकों हम जानते हैं बारिश दबा के होती है और वहाँ पे स्लोप भी तगड़ा होता है, तो जाहिर सी बात सॉइल इरोजन तेजी से होगा। तो ये थे ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोजन। मिट्टी के अपरदन में जो मानव द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारक है, जिसमें डिफॉरेस्टेशन हमने पढ़ा, ओवर ग्रेजिंग पढ़ा, और थर्ड नंबर का था फाल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये हमने देखा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट हो जाते हैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इसे नोट डाउन करेंगे और इसे सेंड करेंगे ग्रुप में, ठीक है। अब आते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन मतलब होता है मिट्टी का बचाना, मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण। हमने तो मृदा का डिग्रेडेशन देख लिया, मृदा कैसे उन्मूलन हो रहा है, मृदा कैसे डिग्रेड हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, मृदा कैसे डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है, मृदा कैसे मरुस्थल हो रहा है, कैसे बालू की तरह हो रहा है। हमने भी देख लिया वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स कौन कौन हैं और ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन है जो मृदा को अपरदित कर रहे हैं, जो मिट्टी को काट रहे हैं, मिट्टी को इरोजन कर रही हैं। लेकिन आज हम देखेंगे उस कंजर्वेशन कैसे करें, सॉइल जो इरोजन हो रहा है उसको कैसे बचाएं। तो आप कहेंगे सर जो ये कारण था जो मिट्टी को इरोजन कर रहा था, मिट्टी को अपरदित कर रहा है, जो ये कारण था, यही तो इसके क्या संरक्षण होंगे। यानी जो चीज इसको नुकसान पहुंचा रहा है उसको हम रोक देंगे तो इसका संरक्षण होगा। ऑब्वियसली यू आर राइट गाइस, जो चीज नुकसान पहुंचा रहा है सॉइल इरोजन में उसी चीज को आप रोक दीजिए, आपका सॉइल कंजर्वेशन हो गया। समझ नहीं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बोलिए आपके पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आता है कि नहीं। मतलब ये जो सॉइल इरोजन, जो ह्यूमन फैक्टर है सॉइल इरोजन के, ये कारण है सॉइल इरोजन के। हम कर रहे हैं, हमको मिट्टी को बचाना है, तो कारण पे हम अटैक करेंगे तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं आखिर हम कैसे मिट्टी को हम संरक्षित कर सकते हैं, कैसे अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण। सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड्स ऑल दोज मेजर्स which help in protecting the soil from erosion and exhaustion। कर मृदा संरक्षण क्या होता है, मृदा संरक्षण में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं जिससे मृदा को सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है, उसके अपरदित होने से और उसको विनाश होने से, उसको बहने से, उसी को बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा मेथड जिससे हम सॉइल इरोजन को रोक रहे हैं, या हम सॉइल इरोजन को रोक रहे हैं, या फिर कह लीजिए हम उसके विनाश से यानी मिट्टी को अपरदित होने से बचा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। कह रहा प्रोटेक्टिंग सॉइल एलोन इंश्योर प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर। कह रहा अगर हम मिट्टी को हम संरक्षित कर दे रहे हैं, मात्र आप और हम मिलकर मिट्टी को कंजर्व कर दे रहे हैं, मिट्टी को बचा ले रहे हैं, तो इससे हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर भी सुधरेगा। अब जानते हैं मिट्टी आपकी फर्टाइल रहेगी, उपजाऊ रहेगी, तो खेती जबरदस्त होगा। जब खेती जबरदस्त होगा तो उस खेती के जो कच्चे माल होंगे, जो रॉ मटेरियल होंगे, उसी को हम इंडस्ट्री में ले जाएंगे, तो इंडस्ट्री भी बूस्ट करेगा आपका। जब इंडस्ट्री भी बूस्ट करेगा तो आपका इकोनॉमिक बेटरमेंट होगा, आपका इकोनॉमी भी बूस्ट करेगा। जब इकोनॉमिक बूस्ट करेगा तो आप हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका जीविका जबरदस्त होगी, आपके पास पैसे होंगे। आपके पास पैसे होंगे तो आपका देश एक डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में आ जाएगा। आई होप गाइज यू ऑल गेट दिस टॉपिक वेरी वेल। कहने का मतलब है आप सिर्फ एक चीज कीजिए, धरती पे मिट्टी को कंजर्व कर दीजिए, मिट्टी को बचा लीजिए। जब आप मिट्टी को बचाएंगे तो अनाज, फूड प्रोडक्शन, उसके साथ साथ रॉ मटेरियल, क्योंकि जब आप मिट्टी को बचाएंगे तो मिट्टी आपकी उपजाऊ होगी, फर्टाइल होगी। जब मिट्टी फर्टाइल होगी तो उसमें क्रॉप्स काफी तेजी से बढ़ेंगे, कच्चे माल जो है तेजी से उनका प्रोडक्शन होगा। जब तेजी से प्रोडक्शन होगा तो आप उसको कहाँ ले जाएंगे, इंडस्ट्री में ले जाएंगे। तो जहाँ पे 1 किलो जहाँ पे पहले कच्चा माल आ रहा है वहाँ पे 5 किलो आप ले जा रहे हैं, तो जहाँ पे पहले 1 फैक्ट्री थी अब 5 फैक्ट्री लगेगी, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी होगा, यानी आपको औद्योगिकरण होगा। जब औद्योगिकरण होगा तो अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, जब अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसे होंगे, जब लोगों के पास पैसे होंगे तो देश विकास करेगा, जब देश विकास करेगा तो देश डेवलप्ड कंट्री होगा, लाइक अमेरिका, चाइना, ब्राजील नहीं, आपका फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया, इजराइल एटसेट्रा, ऐसे देशों से हम पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है उसी को बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। अब कह रहा है सॉइल कंजर्वेशन हमें क्या क्या करना है, मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं। आप कह रहे हैं सर मिट्टी बचाइए, मिट्टी बचाइए, मिट्टी बचाइए, मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो मिट्टी को काट रहे हैं, उसी को रोक दीजिए, मिट्टी बच जाएगी। हाँ वही बात है, मैंने बोला था डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन, यानी वन का उन्मूलन, वनों को काटा जा रहा है। यहाँ पे मैं करूँ एफॉरेस्टेशन, अब वन लगाइए, वन का लगाना यानी पौधे लगाना। यहाँ पे मैं कहा डिफॉरेस्टेशन तेजी से बढ़ रहा है,
ठीक है, आबादी बढ़ रही है, आपको पेड़ की आवश्यकता है, लेकिन जितना पेड़ नहीं काट रहे आप उसका दुगुना पेड़ लगा दीजिए और उसका देख रेख भी कीजिए। अच्छी बात है, एक ओर से काटे तो दो ओर से उसको बो दिए, तो कह रहे हैं आप पेड़ अधिक से अधिक लगाइए। इंक्रीज एरिया अंडर द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट का एरिया को आप बढ़ाइए, जितना से जितना हो सके आप फॉरेस्ट कवर को बढ़ाइए। जितना फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा आपकी सॉइल कंजर्वेशन के लिए काफी आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, फिर रेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, मैं दूसरे में बोला था इसके कारण में ह्यूमन फैक्टर में तेजी से पशु चारण बढ़ते जा रहे हैं। पशुओं को लोग इतने चला रहे हैं घास के मैदान में लेके, घास के मैदान खत्म हो जा रहे हैं, जहां पे माटी आसानी से दह जा रही है, बह जा रही है। तो यहाँ पे कह रहा है एक ऐसा एरिया बना दिया जहां पे पशु चरने ही ना पाए, मतलब रिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, एक ऐसा एरिया घोषित कर दीजिए वहां पे जानवरों को कोई चराने नहीं जाए, वहां पे प्रतिबंध हो। तो सब तब आप कहेंगे सर तब जानवर कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, तो हम लोग दूध कैसे पिएंगे? इसके सामने भी इसका हल है। क्या हल है? डिफरेंट पास्चर, जितने भी घास के मैदान हैं आप उस पर रिस्ट्रिक्टेड बैन लगा दीजिए, वहाँ पे मना कर दीजिए, प्रोहिबिशन वाला वहाँ पे आप बैनर लगा दीजिए, कोई नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ एक ऐसे ऑप्शन की तलाश कीजिए जो आपके बड़े पैमाने पर पशुओं के लिए अनाज का उत्पादन कर सके। मतलब आपके पास 10 कट्ठा खेत है, 10 बीघा खेत है, 10 एकड़ खेत है, तो 1 एकड़ आप बचा लीजिए। अब उस 1 एकड़ पे आप खेती कर लीजिए पशु को केवल खिलाने वाला, केवल पशु खिलाने वाला, चाहे ज्वार हो जाए, चाहे बाजरा हो जाए, चाहे मक्का हो जाए, केवल पशु खिलाने वाला अनाज की खेती 1 हेक्टेयर पर कर लीजिए। आप अपने जितने भी पशु पालते हैं कम से कम आप एटलीस्ट उसको खिला लेंगे। अगर आपको केवल पशु के लिए ही खेती करना है तो उसको खिला लीजिए और लाके जिनके पास पशु उनसे बेचिए, आपका इनकम भी होगा, कैश में आपका इनकम होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है आप रिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग एनिमल्स, मतलब ऐसा एरिया को आप रिस्ट्रिक्टेड घोषित कीजिए जहाँ पे अधिक से अधिक पशुएं चरते हैं, और उस पशु चरते हैं तो वहाँ पे मना हो गया, तो उसका ऑप्शन कोई बताइए। तो ऑप्शन यही है, आप फूड फॉर्डर क्रॉप्स, मतलब पशु चारण जो फसल होते हैं उनका आप उत्पादन कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुँचाइए। ठीक है, अब दूसरा है गाइज कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। डैम्स मतलब होता है बांध। आप जानते हैं सबसे ज्यादा मिट्टी का सॉइल इरोजन होता है जब नदी बाढ़ लाती है, तो जब नदी के पानी का वेग काफ़ी, जब नदी के पानी का जो स्पीड होता है जब काफ़ी तेज़ रहता है तो मिट्टी काफ़ी तेज़ी से मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का अपरदन काफ़ी तेज़ी से होता है। लेकिन यदि हम रिवर के वेग को, रिवर के स्पीड को, रिवर के गति को, रिवर के मोशन को यदि हम कम कर दें, मिनिमाइज कर दें, तो जाहिर सी बात है सॉइल इरोजन कम होगा। तो ये कह रहा भैया आप डैम बना दीजिए, कंस्ट्रक्टिंग द डैम। आप नदी पे आप देख रहे होंगे बड़े बड़े नदी पे आप डैम बना दीजिए। जैसे आप डैम बनाएंगे क्या होगा, मच इरोजन फ्लड, जो पहले बार बार जो फ्लड से तबाही आता था, बाढ़ आता था, बाढ़ से मिट्टी कट रही थी, अब वो कम हो जाएंगी और नदियों का स्पीड कम हो जाएगा, और नदियों की स्पीड कम हो जाएगा तो बाढ़ कम आएगा, बाढ़ कम आएगा तो सॉइल इरोजन कम आएगा। बचा लिए, ये थे क्या कंजर्वेशन हो गया सवाल के। और लास्ट पॉइंट है प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स। जैसे इस तरह आलतू फालतू खेती कर रहे थे, शिफ्टिंग खेती कर लिए, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और प्लाउइंग फील्ड्स अमंग द स्लोप, उसको छोड़ के हम क्रॉप रोटेशन, ऐसे दिमाग से, ऐसे टेक्निक से और साइंटिफिक वे में हम खेती करें जिससे अधिक से अधिक हमको प्रोडक्शन हो सके। कह रहा है आप क्रॉप को रोटेट कीजिए, मतलब एक बार धान बो दिए तो फिर दलहन बोइए, फिर तो उसके बाद गेहूं बोइए, फिर उसके बाद से दलहन बोइए, फिर उसके बाद धान बोइए, उसके बाद से आप गन्ना लगा दीजिए। यानी फसल को रोटेट करते रहिए, एक ही फसल को बार बार बोएंगे, धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद धान, धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद धान, या गन्ना के बाद गन्ना, गन्ने के बाद गन्ना, तो क्या होगा, आपकी मिट्टी का जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन गायब हो जाएगी। तो इसलिए बीच में आप रोटेट कीजिए, धान के बाद दलहन, दलहन के बाद फिर तिलहन, तिलहन के बाद फिर धान, गेहूं, ऐसे करके आप अल्टरनेट ऑप्शन देते रहिए, आपकी मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी। जब मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी तो सारा चीज़ आपका बूस्ट करते जाएगा। फिर कर रहा है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग मतलब होता है परतदार खेती। परतदार खेती गाइज मतलब जब पहाड़ी इलाकों में आप जाएंगे काफी ढलान होता है, अभी इमेज में देख रहे होंगे पहाड़ी इलाकों में काफी ढलान होता है, तो वहाँ पे आप परत दर परत, सीढ़ी वाइज, स्टेप वाइज आप वहाँ पे मिट्टी को काट के वहाँ पे खेती कीजिए, ताकि पानी भी बहे तो एक सीढ़ी पे आके धीरे धीरे पानी की स्पीड कम हो और कम से कम सॉइल इरोजन हो सके। तो इसलिए टेरेस फार्मिंग करें। और होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब वही होता है स्लोप वाले एरिया में जब बहुत बड़े पैमाने पे जब हम पतले पतले नैरो इसको अगर मान लीजिए मेरे पास हिल साइड एरिया में आप रह रहे हैं, वहाँ पे मिट्टी प्लेन नहीं है, तो जितना है भाई उसी को आप स्ट्रिप, एक गली टाइप, नाला टाइप बना के ऊंचे पर बना के आप उसे खेती कीजिए ना, वहाँ पे रुक के। तो स्ट्रिप कीजिए, स्ट्रिप फार्मिंग कीजिए। फिर कंटूर प्लॉटिंग कीजिए। मतलब कंटूर खेती वही होता है, मतलब पहाड़ी ढलानों पे आप रहते हैं, इमेज में देख रहे होंगे पहाड़ी ढलानों पे आप रहते हैं, और पहाड़ी ढलानों पे आप मिट्टी को काट दीजिए, पतले पतले लाइन बना दीजिए और पत्थर से उसको गेड़ दीजिए और उस पर आप खेती कीजिए। फिर पानी भी आएगा तो उस पर रुक जाएगा, फिर नीचे पर हल्का हल्का रिस के पानी जाएगा, सॉइल इरोजन कम होगा और आपको हो गया। तो ऐसे यदि हम प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स अपना लेते हैं तो सॉइल इरोजन कम होगा। और ये थे सॉइल इरोजन के कॉजेज थे, ह्यूमन फैक्टर, उसको हम
उस पर अटैक करेंगे तो ऑटोमेटिक हम सॉइल कंजर्वेशन कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको काफ़ी लेक्चर अच्छे लगे होंगे। लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।